और आज मैं देश के सबसे बड़े संपादक, सबसे बड़े अखबार के प्रधान संपादक का इंटरव्यू करने के लिए बैठा दिया गया हूँ। थोड़ी देर पहले मुश्किल हम लोग के साथ होती शुरू कहाँ से करें, जो बहुत घनिष्ठता हो। चंद्रशेखर जी के साथ 40 साल का रिश्ता है, और जब तो इतनी ज्यादा घनिष्ठता किसी चीज से भी आपकी हो तो शुरू करने की थोड़ी दिक्कत होती है। थोड़ी देर पहले एक मुद्दा था कि हिंदू का मतलब यह है कि हम कुछ नहीं जानते, जानने की इच्छा का नाम हिंदू है। फिर शर्मा जी को सुना आप लोगों ने, और अभी रफी साहब को। साहब ने मुझसे पूछा कि कोई गाना रफी साहब का बताओ जो मैं इसका प्रयोग कर लूँ यार। मैं तो गाना किए दे रहा हूँ। सुनो यार, वो बैठे हैं, जरा उन पर नजर डालो। अरे वो रोशनी वालों, उन्हें भी रोशनी दे दो। तो रोशनी वालों को बुलाने की कोशिश हम लोग भी करेंगे। चंद्रशेखर जी ये कहते पल्ला छुपा लेना, इनको तो आप जानते ही हैं। ये मुझे लगता है कि मन की कृपणता है, शब्दों की कृपणता ना कंजूसी। अगर कोई अपना है, अगर हम उपलब्धियों को उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं हम न्याय नहीं करते, ये तले अंधेरा हो जाता है। चंद्रशेखर जी को मैं जानता हूँ छात्र जीवन से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और वहां से फिर सबसे कम उम्र में अखबार का संपादक हो जाना, सबसे कम उम्र में वो श्रेय जाता है हमारे आपके भाई, हमारे आपके परिवार के चंद्रशेखर जी को। 20 साल तक लगातार आज का दायित्व संभालने के बाद अचानक आज तक बड़ा चैनल, लेकिन जब गए थे तो आज तक कहीं और था, और जब उसको छोड़ करके गए तो आज तक नंबर 1 हो चुका था। तो वही तो शुरू कर। अच्छा, पहले ये बताइए, आगरा से आपका संबंध है, इस आगरा से आपने क्या पाया और क्या खोया? गहरी सांस ली पहले तो। गहरी सांस ली पहले तो। सवाल भी सांस इसलिए ली कि वो अचानक फैज याद आ गए। फिर चली वाद सभा ऐसे जिसे किसी बीमार को करार आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शहर से संबंध क्या है? शहर के साथ थोड़ा बड़ा हुआ, सैकड़ों साल की उम्र का शहर है, उसको 40 साल मैंने भी लगाए। इसके साथ रोया, इसके साथ हंसा, इसके साथ बारिश पे भीगा, इसके जाड़े में कपकपाया, इसकी गर्मियों में परेशान हुआ, और कुछ इसके लिए किया, बहुत कुछ इसने मेरे लिए किया। और शहर को भी सोचता हूँ कि पीपल का पेड़ है मित्रों, साकेत के आगे वो कट गया। कैसे आपका एक रिश्ता बनता है छोटी छोटी चीज़ों से। एक दिन वहाँ सड़क चौड़ी हो रही थी, होते हुए देखी, 2 साल बाद गया तो पेड़ नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का कोई किसी ने पेड़ उखाड़ कर कहीं फेंक दिया। तो शहर से मेरा यही रिश्ता है, पेड़ों का, जमीनों का, इंसानों का, धूल का, पत्ते का, सभी चीज़ों का। चंद्रशेखर जी की विशेषता ये है, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। इस शहर में तमाम लोग हैं जो कहते हैं मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। एक कारण ये है कि सुख हो दुख हो हर जगह चंद्रशेखर जी हाजिर मिलते हैं, और हम लोग उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड दे देते हैं। आज उसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित अखबार के प्रधान संपादक हैं। इसके नाते हम लोग सब इनका स्वागत करते हैं। इन्होंने आगरे का नाम किया है, और मुझे लगता है कि एक बार सारे लोगों को अपने घर के बेटे को उतनी ऊंचाई छूने के लिए ताली बजा करके एक बार सबको स्वागत करना चाहिए। अच्छा, आपने सफर शुरू किया अखबार से, और अखबार से अचानक टीवी, दोनों का तरीका अलग, दोनों की दुनिया अलग, ये सामंजस्य को बैठाया कैसे आपने? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मीडियम खबर के मीडियम है। अखबार भी अगर एक कल्पना कीजिए कि एक मटीरियल है, पदार्थ है, न्यूज़ या व्यूज़, तो वो किसी जरिए से पहुंचती है दर्शक या पाठक तक। तो एक जरिया था, एक व्हीकल थी अखबार, दूसरा जरिया था टेलीविज़न। लेकिन टेलीविज़न की थोड़ी अपनी खूबियाँ और खामियाँ थी। जैसे टेलीविज़न में हम दिखाते थे, यहाँ पढ़ाते थे, और वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था कि अब एक उदाहरण आपको दूँ मैं। एक दुर्घटना हो गई जिसमें लोकसभा के उस समय के अध्यक्ष श्री बालियोगी की मृत्यु हो गई। अब एक टेलीविज़न के संपादक के नाते ये मेरे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी उस दिन, वो ये थी कि जिस जगह दुर्घटना हुई थी वो
चेन्नई से 8-10 घंटे दूर थी और लगभग इतनी ही दूरी से हैदराबाद थी। अब मैं किसी को वहाँ भेजूँ कैमरा लेके, 2 कैमरे भेजूँ, 1 भेजूँ, क्या करूँ? तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मैं यहाँ एडिटर कम और लॉजिस्टिक मैनेजर ज़्यादा हूँ, तो और भी लॉजिस्टिक की बात करनी पड़ती थी। अखबार के साथ एक अच्छी बात यह है कि अभी भी आप लोगों से बात करके उनके विचार जान के उनको कोट करके लिख सकते हैं। वहाँ कैमरा होना ज़रूरी है टेलीविज़न में। और उसी की वजह से टेलीविज़न में बात के दिनों में विकृतियाँ आई कुछ, जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा। आज में थे आप, एक दौर आया तो 1951 देखा और अचानक देखा कि आज बहुत ज्यादा बिकने वाला अखबार हो गया, छपा और बिक गया और फिर छापना पड़ा। वो क्या था, वो कैसे किया था वो, और उस मुद्दे को किस तरह से आपने उठाया था, उससे क्या मकसद था? दो बातें थी। मुझे ऐसा लगता है जब मैं पलट के देखता हूँ तो पहली बात ये कि कभी कभी अक्सर इंसानों से गलतियाँ होती हैं, कभी कभी समाजों से गलतियाँ होती हैं और कभी कभी देशों से भी गलतियाँ होती हैं। तो वो एक ऐसा दौर था जिसे मैं अभी बहुत जजमेंटल नहीं हो जाऊंगा कि वो अच्छा था, बुरा था, सही था या गलत था, लेकिन ये सच है कि उस समय पूरा समाज अतिरेक का शिकार हो गया था और अखबार भी इसके शिकार हो गए। बहुत सी जैसे कहा जाता है कि जहाँ सत्य खत्म होता है वहीं असत्य शुरू होता है, और जहाँ असत्य खत्म होता है वहीं सत्य की शुरुआत होती है। तो वो एक उस विभाजन रेखा को ऐसा लगता था जैसे सब सारे लोग लगातार तोड़ रहे, उसमें लोग भी थे, उसमें अखबार वाले भी थे, और उस दौर में अपने को खड़ा रखना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता है हम सब लोग डगमगा गए थे। चलिए, गलतियां इंसान से होती हैं, समाज से होती है और देशों से होती है, तो निश्चित तौर पर उससे सबक लेता है इंसान, एक कदम रखता है, पीछे हटता है, फिर आगे बढ़ता है। आज तक चैनल में आप गए और उसको सबसे तेज मैंने सुना है कि नाम आपने दिया, कैसे दिया नाम ये? आप में से कितने लोगों के सामने आज तक शुरू हुआ था 15 साल पहले? किसी को याद है? अच्छा, क्योंकि इस देश में 35% लोग तो 35 साल से कम के 70% लोग हैं, तो बहुतों की तो याददाश्त ही रह जाती है उस तरह की। तो मुझे लगा कि बूढ़े टूढ़े लोग हाथ उठाएंगे, लेकिन काफ़ी नौजवानों ने भी हाथ उठाए। तो आज तक की जो संदेश था, जो एडवर्टाइजिंग थी, आप लोगों को बताऊं, वो सरकार बाबू ने बनाई थी, जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, परिणीता वगैरह। और वो जो एडवर्टाइजिंग थी वो कुछ इस तरीके की थी, बड़ा ही तेज चैनल है, ब्लैक एंड वाइट टाइप की एडवर्टाइजिंग आती थी। वो इस संसार का सबसे घटना संकुल समय था 2001 से 2002 का। गुजरात का भूकंप आ गया, 9/11 का हादसा हो गया, अफगानिस्तान पर अमेरिका और उसके मित्र देशों ने चढ़ाई कर दी, नेपाल के राजघराने की हत्या हो गई, ऐसे संसद पर अटैक हो गया। और वो भारतीय टेलीविज़न उस समय अपनी ऊंचाई की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर रहा था। तो हमने एक निर्णय किया, इनफैक्ट हमारी ट्रेनिंग जब CNN वालों ने की तो उन्होंने कहा कि खबर जो है जहाँ है जैसी है आप उसको दिखाइए। अब ये कहना सुनना थोड़ा आसान लगता है, खबर जो है जहाँ है जैसी है दिखाइए। ये वैसे ही है जैसे अगर एक दिन मेरी पत्नी कहे कि जरा दाल बना के दिखाइए, तो उनके हाथ की दाल तो 31 साल से खा रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं दाल बनती कैसे है। तो जब खबर जो है जहाँ है जैसी है दिखाने में बहुत से राइडर्स लगाने पड़ते थे, बहुत से फिल्टर्स लगाने पड़ते थे। और वो दौर ऐसा था जब मुझे लगा कि इस देश की जनता को टेलीविज़न की न्यूज़ में विश्वास दिलाने के लिए हम बजाय ये कहें कि कुछ एलियंस उतर आए या पुराने समय के लोग उतर आए और वो कह रहे हैं कि बहुत ही तेज चैनल है, बहुत धीमे धीमे, तो क्यों ना हम ये कहें कि हम सबसे तेज चैनल हैं और ये हमारा ब्रांड प्रॉमिस हो। अगर हम ये कह रहे हैं तो हम फिर सबसे तेज बने रहें। इनफैक्ट ये बहस हुई वहाँ पर कि सबसे तेज के बाद क्या, तो मैंने कहा सबसे तेज के बाद कुछ भी नहीं, ये हमारा वायदा है हमसे कि हम सबसे तेज बने रहेंगे। और इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे संसद पर जिस दिन अटैक हुआ तो हम लोग बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे और उसी समय सुमित अवस्थी का फ़ोन आया, हमारे संवाददाता थे उस समय, अब तो एक चैनल के एडिटर हैं, और आशुतोष हमारे ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने उनको कहा कि संसद में गोलियां चल रही हैं। ये बात मैंने बहुत सी जगहों पे कही है। अचानक वहाँ एक साथी ने कहा अच्छा गोली चल रही है, जरूर उसने चलवाई होगी। आज देश के बहुत बड़े नेता हैं, उस समय भी बहुत बड़े नेता थे, वो किन्हीं और चीज़ों की वजह से जाने जाते थे।
तो उनका अंदाज ये था कि उन्होंने गोली चलवा दी संसद में। तो जहाँ से न्यूज़ को हम ब्रॉडकास्ट एयर करते हैं वो थोड़ी दूर होता है, तो पीसीआर की ओर वो भागे ये कहते हुए कि उसने गोली चलवा दी, उसके पीछे मैं भागा ये कहता हुआ कि अरे भाई ये मत बोल देना किसी का नाम, सिर्फ ये लिखना और बोलना संसद में गोली चली, अभी मालूम नहीं है क्या हुआ। मेरे पीछे 2-3-4 और जो सीनियर एडिटर्स थे वो भागे, और जो बाहर उस हॉल के जो हमारे कुलीग्स बैठे हुए थे उन्हें लगा ये सुना तो था कि संपादक लोग लड़ा करते हैं, आज तो कुश्ती का भी थोड़ा सा आनंद देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से वो जगह जहाँ ये शामियाना खत्म होता है इससे थोड़ा दूर और रही होगी, कितनी जल्दी हम पहुँचे होंगे, मुझे लगता है 3-4-5 सेकंड में अधिक से अधिक। वो निर्णय उसी दौर में करना था कि संसद में गोली चली, हमें ये अंदाज़ा था आतंकवादियों ने चलवाई, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। तो खबर जो है जहाँ है जैसी है, लेकिन खबर के जो मूल तत्व है सत्य वो बना रहे हैं, और यही आज तक की सफलता की सबसे बड़ी खूबी थी। आज तक जो आपने छोड़ा उसकी कीमती बढ़ चुकी थी, आज तक में नंबर 1 चैनल बन चुका था, लेकिन जब आपने इतना कुछ किया, इतनी खूबी थी, तो उसे छोड़ क्यों दिया था? सवाल तो ये होना चाहिए था आगरा काहे को छोड़ दिया। आज भी अगर कोई कहे कि आगरा वापस चले आओ 2-4 घंटे का काम दे दूंगा तो चला होगा। तो सवाल ये होना चाहिए था। आज तक की मैंने आपसे कहा कि मुझे रोज ये लगने लगा था जैसे कि मैं लॉजिस्टिक मैनेजर हूँ, और अब जैसे अफगानिस्तान पर बम गिरने लगे, अब संवाददाता को भेजना है, पूरी रात गुजर गई लोगों से बात करते हुए कि अफगानिस्तान में डायरेक्ट एंट्री नहीं थी, वहाँ पर बिल्कुल अराजकता की स्थिति थी। हमारे संवाददाता थे प्रबल प्रताप सिंह, उनको भेजना था वहाँ पर। अब कभी सुना ही नहीं था कि दोशांबे कोई जगह है, दोशांबे से एक हेलीकॉप्टर किराए पे लिया, वहाँ उनको भेजा, वहाँ पे एक टैंक किराए पे लिया कि 2 और संवाददाताओं को टैंक लेके जाए। अब ये सारे काम करता था जब मैं, तो मुझे ये लगता था कि जब तक न्यूज़ आती थी तब तक मैं अपने को बहुत थका हुआ महसूस करता था। मुझे लगता था कि शायद ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम न्यूज़ को एक पर्सपेक्टिव देना है। और यहाँ तो ये देख रहे हैं कि दोशांबे से हेलीकॉप्टर कितने में मिलेगा, इतने डॉलर में है तो इतने में क्यों नहीं, टैंक वाला कितने पैसे लेगा, फिर वो कहाँ ठहरेंगे, उनकी सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था होगी। तो मुझे ऐसा लगता है चूँकि टेलीविज़न के शुरुआती दिन थे इसलिए वो, और मैं अखबार की 20 साल की खुमारी से निकल नहीं रहा था, और 13 साल की आगरा की खुमारी उससे भी ज़्यादा थी। हर हफ्ते भाग आता था, क्या बात है। और जब भी जाता था तो यार लगभग रोता हुआ जाता था कि अरे भगवान कहाँ फंस गया जाके। तो वो इनफैक्ट वापस लौटने की, जैसे अपनी जड़ों को तलाशते हुए अखबार में वापस इसलिए गया। आप एक जबरदस्त कलमकार माने जाते हैं, आपके संपादकीय का इंतजार रहता सभी लोगों को, तो यहाँ सामने अपनी कलम से लिखना और वहाँ दूसरों की जबान से कहवा करके फैसला करना, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? आप लोग टेलीविजन को कितने नंबर देते हैं 10 में? मैं सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कितने दिख नहीं रहे? 4, 2, 10। अगर बहुतायत देखें, टेलीविजन जो है वो क्षण में उनको डील करना होता है, तो ये बहुत मुश्किल होता था कि हमारे एंकर्स की जैसे कुछ समय आदत थी कि वो अक्सर पूछती थी या पूछते थे, अच्छा बताइए वहाँ पर क्या माहौल है। अब यदि किसी की मृत्यु हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गुर्बत में है, कोई परेशानी में है, और तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होता था। और एक दिक्कत और थी कि जो वो उस समय के जो टेलीविज़न पत्रकार थे, आज तो सारे बहुत सीजन्ड हो गए, लेकिन उनको ये लगता था जैसे कि वो 22 मिनट 24 मिनट के प्रोग्राम बनाते थे। खुद आज तक एक 22 मिनट का एक कैप्सूल होता था हफ्ते में, पहले 5 दिन था, फिर 6 दिन हो गया। अब उन लोगों से 24 घंटे का चैनल चलवाना, तो ऐसा लगता था जैसे एक कोलू में हम भी जुटे हुए हैं, वो भी जुटे हुए हैं, कौन किसको चला रहा है मालूम नहीं पड़ता था। इसके बाद हिंदुस्तान का सफर शुरू होता है, और हिंदुस्तान में एक तरफ अखबार निकालना, दूसरी तरफ बच्चों की पत्रिका निकालना, तीसरी तरफ कादम्बरी जैसी पत्रिका निकालना, तीनों 3 अलग तरह की सोच चाहते हैं, तीनों 3 अलग तरह के पर्सपेक्टिव चाहते हैं, अलग तरह के एंगल है। अच्छा कैसे मैनेज करते होंगे इसको? कहाँ बच्चे, कहाँ महिलाएं, और कहाँ ये अखबार की दुनिया जिसमें तमाम।
हमें अखबार जब हम काम करना सीख रहे थे तो बनारस में हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया था कि आप हमेशा जो आपका पाठक है उसकी दृष्टि से सोचिए। तो अखबार थोड़ा सहज है, अखबार थोड़ा आसान है औरों के मुकाबले, क्योंकि उसमें बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, आप उसको छापते हैं। इसके मुकाबले मैगजीन्स थोड़ा कठिन काम है। कादम्बरी का एक चरित्र है, नंदन का दूसरा चरित्र है, लेकिन एक और बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ एक डॉक्टर अनिल अग्रवाल हैं, आप लोग जानते होंगे, डेंटिस्ट हैं आगरा, तो मुझसे 2 साल बड़े होंगे। एक दिन मैं उनके यहाँ गया और वो नंदन रखे बैठे थे। मैंने अभी तो आपके नाती पोते हुए नहीं और होंगे तो अभी थोड़े दिन लगेंगे बड़े होने में, तो आपके बच्चे डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, आप डॉक्टर साहब इसका क्या करते हैं? तो भाई साहब मैं 40-45 साल से इसको पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा ये तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अगर नंदन मुझसे भी 2 साल बड़े लोग पढ़ेंगे तो आखिर हम किसको नंदन पढ़वा रहे हैं? तो ये समय के साथ बदलना थोड़ा मैगजीन्स में टफ होता है। लेकिन अखबार की मैं एक बात और कहूँ कि खबर एक गंभीर व्यापार है। व्यापार शब्द में या कार्य व्यापार के अर्थ में कह रहा हूँ मैं, बिजनेस के अर्थ में नहीं बोल रहा, जो हम मोटे तौर पे लाभ हानि में देखते हैं। और अखबारों में जैसे जब मुझे लग रहा था कि इस अखबार को कैसे हम थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ाएं, तो हमने 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों के दरवाजे खटखटाए, दिल्ली से लेकर झारखंड तक। एक मैसिव रिसर्च कराया और उस रिसर्च में हमने कुल 5 सवाल उनसे पूछे। उसमें एक सवाल ये था कि आप क्या चाहते हैं? तो लगभग सभी लोगों ने ये जवाब दिया कि हम तरक्की चाहते हैं। तो दूसरा सवाल होता था कि तरक्की आप किसकी चाहते हैं? तो पहली तरक्की मेरे और मेरे परिवार की, दूसरे अपने परिवेश की। बहुत कम लोगों ने देश की और विदेश की और दुनिया की बातें की। तो मुझे लगा कि जैसे आज तक का एक ब्रांड प्रॉमिस था कि हम सबसे तेज बने रहेंगे, तो हमारा एक ब्रांड प्रॉमिस होना चाहिए, तरक्की को चाहिए नया नज़रिया। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, हिंदुस्तान पहला अखबार था, आज तो बहुत से अखबार एक फील गुड फैक्टर लेके आते हैं, लेकिन हमने इनसे सीखे करके कॉलम स्टार्ट किया। अब तक 7,500 से ज़्यादा वो छप चुके हैं पिछले 7 साल में। हर जगह जो लोग थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हैं, उस दिन हम उनको उनके फ़ोटो के साथ कुछ थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अखबार में एक नए तरीके से कि आप कैसे तरक्की में उनके हमसफ़र बन सकते हैं, उसी तरीके से फीचर्स को डिज़ाइन किया और उसी तरीके से न्यूज़ की भी ट्रेनिंग दी लोगों को कि अगर क्राइम होता है तो आप उसे चटखारा स्टोरी नहीं बनाएं। और आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब निर्भया का कांड हुआ तो उस दिन मैं मेरठ में मीटिंग कर रहा था, जब ये इसका खुलासा हुआ तो मेरे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हम एक जैकेट बनाना चाहते हैं। जैकेट यानी कि 28 लाख कॉपीज़ में 2 पन्ने एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या है इसमें कि आप करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा आज हमारे ऑफिस की लड़कियां बड़ी आंदोलन, हम जो खबरों के धंधे में होते हैं, हमारी कभी कभी हम थोड़े इंसेंसिटिव हो जाते हैं खबर को लेके, उसकी संवेदनाओं को लेके। तो उनमें से एक लड़की से मैंने बात की तो उसने कुछ उसका डिस्क्रिप्शन दिया, उस जो खबरें आ रही थी। तो हमने कहा चलो आज हम इसे एक बलात्कार की खबर के तौर पे नहीं छापेंगे, आज खबर ऐसी बनाएंगे कि इसको बाकायदा इसको फॉलो करेंगे और ताकि कुछ थोड़ा सा समय बदले, थोड़ा सा इस समय के दरिया पे हमारे भी हस्ताक्षर लगे। और उस दिन का जो हिंदुस्तान था, हमने उसमें बाकायदा पैमाइश की कि राष्ट्रपति भवन से ये जगह कितनी दूर है, संसद से कितनी दूर है, थाने से कितनी दूर है, प्रधानमंत्री के घर से कितनी दूर है। तो जिस देश में सीबीआई का दफ्तर वही पास था जहाँ इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इतने बड़े बड़े लोग बैठते हैं, उस दिल्ली का ये हाल है। और उसका आह्वान ये था कि आओ चलो दिल्ली बदलते हैं, आज परिवर्तन करते हैं। सिर्फ दिल्ली क्यों, एक बार इसको फिर से रीलुक करते हैं कि कैसे इन चीज़ों को रोका जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले दिन से टेलीविज़न ने और बाकी लोगों ने भी इसको उसी स्पिरिट से लिया और आज परिणाम आपके सामने हैं। तो जब लोग कहते हैं कि मीडिया बहुत प्रभावी नहीं रहा, तो मुझे लगता है ऐसा सही नहीं है। अगर एक बार थोड़ा मन से काम किया जाए, थोड़ा संवेदना से काम किया जाए, तो दुनिया बदलती है, हम ही बदलते हैं, कोई और नहीं बदलता है। जो आज तक का पूरा का दौर था वो दुनिया और देश के लिए घटनाओं का दौर था। आपने भी जिक्र किया तो घटनाएं थी, क्या कोई ऐसी भी घटना थी जिसने आपको बहुत विचलित कर दिया हो और फैसला लेने के समय वो विचलन आपके मन में रहा हो? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। क्योंकि मैंने
कहा आपसे कि हम ये प्रॉमिस लेकर गए थे कि हम खबर जो होगी, जहाँ होगी, जैसी होगी उसको दिखाएंगे। तो एक दिन हमारे एक विशेष संवाददाता जो कि बहुत ही, मैं मानता हूँ, बरखा दत्त, और वो उनका नाम अभी नहीं लूँगा क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा उनकी खिल्ली हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये दो लोग इस देश के सबसे अच्छे संवाददाताओं में एक, तो उनको भी सब लोग जानते हैं। वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा, बॉस, बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने शादी कर ली। तो कुछ अचंभा सा नहीं लग रहा था। एक महिला नेता थी, एक पुरुष थे, और उनकी मित्रता थी बहुत अच्छी। तो मैंने उनसे कहा, कहाँ शादी कर ली? अमुक मंदिर में कर ली। कब कर ली? परसों कर ली। अब मुझे ऐसा लगा, ठीक है, अगर आप कंफर्म है चलाइए, लेकिन अचानक मुझे लगा कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं ट्रैफिक पुलिस बैंड की तरह से सिर्फ ट्रैफिक को आगे बढ़ा दूँ। और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे किसी एक की बाइट दीजिए इसमें से। अब मालूम पड़ा कि वो जो पुरुष नेता थे वो गायब थे, महिला नेता जो थी वो कहीं और बैठी थी, हवाई जहाज में बैठ गई थी, उनका मोबाइल बंद था। और जिन लोगों से बात की जा सकती थी वो सब लोग डरा रहे थे। मेरे भाई, ये खबर नहीं चली। हम बहस ही कर रहे थे कि अचानक एक प्रतिद्वंदी टीवी चैनल ने उसको चला दिया। टेलीविजन की दुनिया में अगर आप 1 सेकंड लेट हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने अब तक जो किया था बेकार, आप में वो क्षमता ही नहीं है। फिर एक अखबार से गया हुआ एडिटर, तो जो ही उसने वो चलाया, आप लोग सोच सकते हैं टेलीविज़न अब ऐसा पुख्ता कर लिया है उसने अपने को। ये 15 साल 14 साल पुरानी बात है। तो पहले आया, अमुक ने शादी की, उसका लिख के आया, अमुक ने अमुक से शादी की। तीसरी चीज़ लिख के आया, अमुक ने अमुक स्थान पर शादी की। और थोड़ी देर में उन्होंने वो शहनाइयाँ वहनाइयाँ सब कुछ बजानी शुरू कर दी। मेरे दफ्तर में मेरे खिलाफ विद्रोह हो गया। हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, ये प्रिंट का एडिटर है, ये तो सोच ही नहीं सकता, ये तो जब खबर पूरी मर जाती है उसके बाद छापने का आदी है, ये तो पोस्टमार्टम तक करना नहीं जानता न्यूज़ का। जो जो अनर्थ की बातें हो सकती थी सब मैं सुनता रहा और मैं दृढ़ हो गया। मैंने कहा मैं ये खबर नहीं सुना। उसके बाद वो बेचारी महिला नेता उतरी। मैंने कहा कि अच्छा चलिए ओबी वैन भेज दीजिए। अब तो ओबी वैन बहुत सारी हो गई और टेक्निक भी बदल गई। तब ओबी वैन आज तक के पास कुल 2 थी। और वो ओबी वैन के लिए जब मैं साइन कर रहा था तो प्रोड्यूसर मुझसे कहता है कि सोच लीजिए भेजनी है कि नहीं भेजनी है, फ़ायदा क्या। तो मैंने, नहीं यार, अब मेरा जनाजा निकल रहा है तो निकलना ही दो। इतने में उस चैनल के मालिक का भी फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा, सो फाइनली यू डैश माई चैनल, मतलब यू टोल्ड मी दैट यू शुड अप्लाई योर माइंड, सो आई एम अप्लाइंग माई माइंड। उन्होंने कहा, यू हैव माइंड, ओके आई विल टॉक टू यू टुमारो। मतलब ये था कि कल तक ही जो है नौकरी बची हुई है। अब वो बेचारी महिला नेता उतरी और तमाम लोग गुलदस्ते लिए वहाँ खड़े हुए थे, उनको बधाई दी। जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये बधाइयाँ इसलिए दी जा रही हैं तो उन्होंने घोषणा की कि जिस चैनल ने ये दिखाया है मैं उसके सामने आप अदा कर दूँ। अब वो आगे वो भी वैंस पीछे, जो टेलीविज़न का तमाशा उल्टा हो गया हो, आप सोचें। बड़ी मुश्किल से उस चैनल के मालिक ने उनको कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं। और अगले 48 घंटे, हर आधे घंटे में 2 बार उन्होंने उससे क्षमा मांगी। वो चैनल उस समय नंबर 1 चैनल होता था, आज वो पता नहीं कहाँ है, और हम नंबर 3 पे होते थे। तो सत्य, मैं खबर के लिए हमेशा कहता हूँ कि उसका अकेला तत्व, अकेला जो उसका मूल तत्व है, जैसे हमारी ज़िंदगी में सांसें हैं, सिर्फ एक सांस ना आए बीच में तो सब कुछ खत्म। वैसे ही खबर के मामले में ट्रुथ एक ऐसी चीज़ है, और एडिटर का काम है ट्रुथ को, जैसे मैंने कहा संसद के उसमें हमले में मैंने कहा कि आप सिर्फ ये कहिए संसद में होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा समय था जो उस 2-2.5 घंटे बड़ी, मैं क्या बोलूँ, कयामत की घड़ियाँ थी। यही जो अंतर है ये सचेकर को सचेकर बनाता है। लेकिन ये बताइए, ये घरों क्यों हो रहा है? अभी पिछले चुनाव में मैं कई टेलीविजन चैनल देख रहा था और मैं शायद ऐसा जानता हूँ कि साइंस के लोग होंगे, मुझे बता दें, करेक्ट कर देंगे कि जो कैमरे हैं ये शाम को देख लेते हैं, शाम तक तो कैमरा कैद कर लेता है। और बहुत सारे टीवी चैनल के रिपोर्टर्स थे, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ है कि कैमरे में नहीं समा रही है। ये क्या था? ये क्या इसको कोई टिप्पणी करना चाहेंगे?
नहीं, आप जो पूछेंगे उस पर टिप्पणी करना चाहिए, भागने का कोई सवाल नहीं। दिनकर जी की लाइनें याद आ गई। जी आपने चांद की बात नहीं। एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चांद यूं, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। तो अब मुझे मालूम नहीं भीड़ कितनी थी कितनी नहीं थी, ना तो मैं चैनल में था ना मैं उस जगह पर था, कितनी किसकी बात आप कर रहे हैं ये भी मुझे नहीं मालूम, मैं सुनना नहीं चाहता। लेकिन अगर मीडिया लोगों के सवालों के दायरे में, तो इस समय सवालों के दायरे में कौन नहीं है? इस समय सवालों के दायरे में पोप है, इस समय सवालों के दायरे में धर्म है। अभी कुछ दिन पहले 1-1.5 साल पहले मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि अगर यही हाल रहा तो धर्म खत्म हो जाएगा, दुनिया में नास्तिकों की संख्या बढ़ती जाएगी। जो सबसे पुरानी संस्थाओं में एक स्टेट जो राज्य है वो लोगों के निशाने पर है। आप देख रहे हैं जेएनयू में क्या हुआ, अब वो भी अतिरंजित है, ये हुआ या वो हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो शर्मनाक था। तो अगर मीडिया भी सवालों के घेरे में है तो हमें उन सवालों से गुरेज नहीं करना चाहिए। हम कोई होली काऊ नहीं है कि हमें कोई छुएगा नहीं, हमें कोई देखेगा नहीं। हम भी रोज जनता के बीच में जाते हैं और हमारे अच्छे बुरे का हिसाब किताब लेने का उनको हक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उस दिन अगर उस शादी को हम भी चला देते और हम भी माफी मांग लेते तो कुल 2 ही दिन तो चैनल थे। लेकिन यही आपका फैसला होता है और यही आपका काम होता है कि आप किस चीज़ में कितना न्यस्त होना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ऐसा नहीं है कि अपना काम नहीं कर रहा। आज भी मीडिया बहुत कुछ वो करता है जो उसको करना चाहिए। अब ये बात अलग है कि उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं। रंग जी की लाइनें आ गई याद, इसी शहर में सुनी थी जब छोटा बच्चा था। शशि के पास सुधा थोड़ी है और चातक की प्यास बहुत है, क्या बात है, जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम विश्वास बहुत है। क्या बात है, क्या बात। हम लोग समाज के दायरे पर भी चलेंगे। अभी आपने जेएनयू का जिक्र किया। जेएनयू इस वक्त हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया की चर्चा में है और वहाँ से कुछ मुद्दे उठे हैं। एक मुद्दा उठा कि क्या वहाँ देशद्रोह हो रहा था। एक बड़ा मुद्दा कह रहा है कि छात्र वहाँ पर चर्चा करते हैं जो वहाँ के स्वाभाविक थे। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, छात्र चर्चा करते हैं और चर्चा जरूर करें। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद से बहुत तेजी से कुछ चीज़ों को फैला दिया जाता है। ये मालूम नहीं पड़ता कि किसकी तस्वीर है, किसकी आवाज़ है, किसका क्या है, और लोगों ने उस पर यकीन करना भी शुरू कर दिया है। मैं जब अखबार में आया तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि लिखे हुए सत्य का बड़ा सम्मान होता है और मैं 20 साल उस पर काम करता रहा हूँ, तो जो ज़िंदगी के रहे बचे 18 साल और है काम करने के, तो मैं क्यों न जाके उस लिखे हुए शब्द को ही उसी की इबादत करूँ। हम कहते हैं ना हमारे यहाँ कि अगर कोई आदमी विश्वास नहीं कर रहा होता है कि मैं लिख के दे रहा हूँ, तो ये एक नया दौर आ गया है कि अचानक कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे एक बहुत ही बड़े किसी कंपनी के सीईओ ने मुझे व्हाट्सएप संदेश फॉरवर्ड किया और संदेश ये था कि इस देश के एक अत्यंत सम्मानित खानदान के जो एक बुजुर्गवार थे वो पेशावर के एक मुसलमान थे और उन्होंने अपना नाम आके बदल दिया। जो आदमी लंदन से बाहर एटलो रहा हो वो आदमी अपना नाम रातों रात कैसे बदल लेगा? कोई सड़क चलता आदमी तो था नहीं जो छिप जाए। जिस आदमी ने देश दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, एक राजनीतिक दल के नुमाइंदे के तौर पर और एक वकील के तौर पर, लेकिन वो जो उस कंपनी के सीईओ थे, एक बहुत ही पढ़े लिखे बहुत ही संवेदनशील इंसान, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, मुझसे बोले कि मैं आपके घर आऊँगा और मेरे कई सवाल हैं। और उस दिन जब वो सवाल कर रहे थे मुझसे तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे लगा कि दुष्प्रचार की जग में अब तक वो लोग आते थे जिन्हें हम जाहिल कहते थे। ये हम सब के मन में जो जहालत का कोना है मुझे लगता है बहुत बुलंद होने लगा है। तो अगर जेएनयू की घटनाओं को पेंट किया जा रहा है, मुझे मालूम नहीं, अभी यहाँ बैठे हुए कुछ लोग कुछ बात करें और इसका अभी कुछ का कुछ दिखा के कोई भेद जहालत का कोना है, मुझे लगता है बहुत बुलंद होने लगा है। तो अगर जेएनयू की घटनाओं को पेंट किया जा रहा है, मुझे मालूम नहीं, अभी यहाँ बैठे हुए कुछ लोग कुछ बात करें और इसका अभी कुछ का कुछ दिखा के कोई भेज दे, तो बस दुआ ही कर सकते हैं और क्या करते हैं। ऐसा लगता है कि समाज है ये अपनी तरफ सोचने के बजाय और निर्णय लेने के बजाय राजनीतिक लोगों का कहीं उनके, देखिए राय साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन
हम जब पढ़ते थे तो हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या करेंगे। मुझे मालूम नहीं यहाँ बैठे कितने लोगों ने पढ़ते समय तय कर लिया था कि वो ये बनेंगे। डॉक्टर तो बन जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है डॉक्टर बनना है या इंजीनियर। आर्ट साइड वालों को बेचारों को मालूम ही नहीं होता वो क्या बनेंगे। तो राय साहब को तो मैं भी कहता हूँ कि आपने साफ तय नहीं किया अभी तक। लेकिन राय साहब ने 30-40 साल का एक लंबा दौर राजनीति और राजनेताओं में गुजार दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों का असर आप पर पड़ गया है। तो पहली बात ये बताएं कि आप हैं क्या जो आपका असर हम पे पड़ गया, फिर जवाब दूंगा आपको। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ लगातार कि राजनीतिक गलियारे से कोई आवाज उठती है और अचानक समाज में जगह जगह से वही आवाजें उठने लगती हैं। क्या जरूरी है कि समाज किसी राजनीतिक आवाज को फॉलो ही करे? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूँगा राजनेताओं के खिलाफ बोलो तो आपकी आवाज़ दबा दी जाती है। ये जो माइक था वो अपने आप ही खराब हो गया। ये जो कहा जाता है कि राजनीति का बहुत असर पड़ रहा है, मुझे थोड़ा सा इससे आपत्ति है। पहली बात यह कि हम भी राजनेताओं से खुलकर सवाल जवाब करने लगे और पिछले 2-3 चुनावों से, बल्कि अगर देखा जाए तो देश के 18 चुनावों में 15 में चुनी हुई बहुमत संपन्न सरकारें आई। इसका मतलब ये है कि लोगों ने अपने नेताओं को चांस दिया है, चाहे वो उनसे खुश रहे हो या नाखुश रहे हो, लेकिन उन्होंने ये कहने का मौका उनसे छीना कि साहब हम क्या करें, हमारी तो मिली जुली सरकार है, हमें तो अमुक की वजह से बेईमानी करनी पड़ी। एक बात। दूसरी बात यह है कि सत्ता लिप्साएं जो है वो कुछ इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि पूरे देश में 5 साल चुनाव ही होते रहते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हो गया तो विधानसभा के दिल्ली में चुनाव आ गए और मुख्तलिफ स्टेट्स में आ गए। अब अगर आप देखिए तो लोकसभा जब तक आधा कार्यकाल पूरा करेगी तब तक 12-13 स्टेट्स में चुनाव हो चुके होंगे, बल्कि 15 में। तो जब राजनेता निरंतर चुनाव ही लड़ते रहते हैं तो उस समय जाहिर है कि चर्चा में भी वही बने रहे। और मैं एक बात हमेशा कहता था, जब कवि सम्मेलन खत्म हो गए लगभग, तो मैंने कहना शुरू किया कि कवि सम्मेलन लौटेंगे। इसी तरह लिटरेचर के बारे में एक बात ये होती थी कि लिटरेचर खत्म हो रहा है। अब आप देखिए आगरा में इतना बढ़िया लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, मैं सोच नहीं सकता। अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गया, मैं पूछ रहा था कल जो सेशन हुए लोगों ने उसमें शिरकत की कि नहीं। अब शिरकत सिर्फ सिर हिलाने वालों की भीड़ से नहीं होती, शिरकत होती है सवाल पूछने वालों से। तो मुझे मालूम पड़ा कुछ सवालों का मुझे बताया गया कि ये सवाल पूछे गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो समाज अपना रास्ता खुद कर लेता है। आप अगर अपने ही देश के इतिहास को देखें तो ऐसे बहुत से मौके आए जब ऐसा लगा राजसत्ताएं डगमगा गई हैं तो समाज ने ही उनमें से कोई एक लीडर बनाया। आप सोचिए ईसा से 326 साल पहले सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर तो पंजाब में आक्रमण करके चला गया, लेकिन राजसत्ता कहाँ परिवर्तित हुई? देश के सबसे बड़े साम्राज्य में। और मौर्य साम्राज्य का उदय हो गया, जिनके चंद्रगुप्त मौर्य के कोई वंशानुगत राजा नहीं थे, उनके पिता का नाम आज भी सही अर्थों में लोगों को सही तरह से मालूम नहीं। तो समाज है जो रास्ता चुनता है ऐसा। और कम्युनिकेशन जब इतना फास्ट हो जाए, आप जरा सोचिए कि आप में से किसी के यहाँ आखिरी बार टेलीग्राम कब आया था? कोई याद करके बता सकता है मुझे? किसी को याद नहीं होता। आपको डॉक्टर साहब मालूम है कब आया था? याद है? 85 में। अच्छा, अब देखिए, अब किसी का टेलीग्राम नहीं आता, अब किसी का लिखी हुई चिट्ठी नहीं जाती, क्योंकि संचार के साधन बदल गए। अब SMS आता है। अब मैं एक नया तरीका देख रहा हूँ, अब कविताएं SMS पे लिखी जाने लगी। पहले ये होता था कि कवि आदमी तभी माना जाता था जब वो राम पर महाकाव्य लिख देता था। मैथिली शरण जी को तो इतनी सारी कविताएं लिखने के बाद राम पे लिखना पड़ गया था। तो जब ये संवाद का, संचार का तरीका बदल रहा हो और लाखों साल में हमने जो सीखा हो वो मशीनों ने अचानक 20 साल में बदल दिया, तो इस बदलते हुए वक्त में बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। और इसमें मुझे लगता है हमें चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन तो ये ले रहा है। लेकिन आज अगर आगरा लिट फेस्ट में इतने लोग इकट्ठा हैं, मैं तो सोच के आया था कि राय साहब ने किस्सा बताया था, मुलायम सिंह जी बैठे हुए थे, कि एक बार मुलायम सिंह ने घाट पे खड़े होकर हरियाणा में 15-20 लोग, कुल 15-20 लोगों को भाषण दिया था, कोई मंच भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो, घाट ना हो, लेकिन मैं 15-20 अपने दोस्तों से ही बात कर रहा हूँ। ये सब बहुत बड़ा मुद्दा, जिससे मैं भी चिंतित हूँ
क्योंकि मैं एक गाँव से आता हूँ और उस गाँव को मैंने अपने बचपन को और अब तक को अलग तरीके से देखा है। मैं उस पर जरूर रोशनी चाहूंगा क्योंकि चर्चा हो रही है, कल भी इस पर बहुत गर्म चर्चा हुई थी सहिष्णुता और असहिष्णुता पर। मैं जिस गाँव से हूँ, मेरे गाँव में एक ही परिवार है माइनॉरिटी का, उनका नाम है इस्माइल साहब। और जब 47 का बंटवारा हुआ तो मेरे पुरखों ने बताया कि वो भागने लगे और पुरखों ने पकड़ लिया और उनको बैठा दिया घर को कि आपको भागने नहीं देंगे, क्योंकि आप जब चले जाएंगे तो हमारे घरों में शादियां कैसे होगी, हमारे यहाँ पूजा पाठ कैसे होगा। जब मुझे बताएगा तो नहीं आया शुरू में, लेकिन हमारे गाँव में जब कोई राम कथा होती है तो उसका तंबू इस्माइल साहब लगाते हैं, शादी होती है तो बैंड इस्माइल साहब बजाते हैं, लड़कियों के हाथ में चूड़ियाँ उनकी पत्नी पहनाती हैं। तो मैं तो उस रूप से देखता हूँ ये अचानक ये नई तरह का सहिष्णुता और फिर आपके इतिहास से आदमी है, इतिहास ही तो बताता है कि जब हम अलग थे तो हम गुलाम हो गए और जब एक साथ आवाज लगा दी तो आजाद हो गए। तो इसको जरूर चाहूंगा कि इस पर आप रोशनी डालें। नहीं, हम अलग थे तो गुलाम हो गए, ये गलत बात है। हम जब एक थे तब भी गुलाम हो जाते थे, हम डरना जानते ही नहीं। तो इस पर कई घंटे बोलना पड़ जाएगा, इसलिए बात तो लंबी हो जाएगी। पर सहिष्णुता असहिष्णुता की एक बात जरूर है, ये वही देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि सत्य जहाँ खत्म होता है वहाँ असत्य शुरू होता है। ये सहिष्णुता असहिष्णुता की बहस जानबूझकर रोकी जा रही है, और जो अपने को सहिष्णु बता रहे हैं वो उतने ही असहिष्णु हैं, जो असहिष्णु बताए जा रहे हैं उनको अगर आप देखिए उतने ही सहिष्णु हैं। तो ये बिल्कुल बेकार की बहस है। हम हजारों साल से साथ रहते आए हैं, साथ रहते रहेंगे। अब एक दिन एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मेरे एक दोस्त है कुर्बान अली, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो ऐसी ही कोई बहस हो रही थी और उन्होंने राम पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल कादम्बरी में लिखा था। तो जो छपने से पहले मैंने उसको पढ़ा तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने भाई कुर्बान साहब आ जाइए, और आज तो कमाल कर दिया, राम पर आप इतना अच्छा लिख सकते हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो आके उन्होंने राम जन्मभूमि और दुनिया के तमाम मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि एक दिन मैंने एक जगह कहा, ये कुर्बान अली ने मुझे बताया कि भाई इस्लाम में गाना वर्जित था, हम गाना गाने लगे। इस्लाम में जाति प्रथा वर्जित थी, हम जाति प्रथा मानने लगे। इस्लाम में दहेज वर्जित था, हम उसमें भी चले गए। अब एक नाम रह गया है, आप कहिए तो वो भी बदल लें। मेरे एक दोस्त थे तारिक फतेह, आजकल उनके वीडियोस बड़े चर्चा में हैं, शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे, न देखे हो तो देखिएगा, उनका एक नया नजरिया है। मूलतः पाकिस्तान के, कनाडा में रहते हैं। तारिक साहब से भी एक दिन बड़ी लंबी एक अच्छी दोपहर उनके साथ गुजरी। तो तारिक साहब कह रहे थे कि ये क्या कमाल है, जब मेरी बेटी पैदा हुई यानी तारिक साहब की, तो उन्होंने उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। और तारिक साहब जो हैं वो सुन्नी मुसलमान मुंबई के, और बाद में लाहौर में जाके बस गए थे, और उनकी पत्नी जो थी वो कच्छी मुसलमान थी। तो जब लक्ष्मी नाम रखा तो बड़ी हाय तौबा मच गई। और उस हाय तौबा के बाद उनके पिताजी ने बीच का रास्ता कहा। उन्होंने पंजाबी में बोला जो मैं बोलना नहीं जानता, कि बेटे ऐसा कर, तू तो कम्युनिस्ट है, रशियन लिटरेचर पढ़ता है, तू कोई रशियन नाम रख दे। तो लक्ष्मी नाम हटा के नताशा नाम रख दिया उसका। अब वो हंसते हैं कि लक्ष्मी तो तब भी गॉडेस थी, अब नताशा तो धर्म में अविश्वास करने वाले की बेटी, धर्म में अविश्वास करने वाली है, उसके नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ये चश्मे हमने धारण कर रखे हैं, और ये चश्मे मैंने कई बार उतरते और टूटते हुए भी देखे। इस शहर में मैंने लड़ते हुए भी देखा है लोगों को, और इस शहर में लोगों को फिर जोड़ते हुए भी देखा। तो राय साहब, मुझे इस पर कोई गलतफहमी नहीं है, बहस कोई भी चलाई जाए, लेकिन देश इतना मैच्योर्ड हो गया है कि वो नहीं टूटेगा। और एटली ने कहा 1952 और नहीं तो 1957 के लोकसभा चुनाव तक भारत विखंडित हो जाएगा। इन जंगलियों को लोकतंत्र की तमीज़ नहीं। ये हम लोगों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के शब्द। आप जरा ये देखिए कि क्या हम विखंडित हो गए? तो हमारे अंदर लोकतंत्र की, हमारे अंदर अपने को बचाए और चलाए रखने की अद्भुत शक्ति है, और ये बहसें होती रही हैं। मुझे तो इनका भी खैर मकदम करने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती, उन्हें भी अपनी बात कहने दी। हम धर्म पर जोड़ते हैं या हिंदुस्तानियत पर? मैं कोई जुमलेबाजी नहीं करूँगा, मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझसे किसी ने गन रख के अभी तक पूछा नहीं मेरी कनपटी पे कि धर्म ज़्यादा ज़रूरी है या हिंदुस्तान, तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन हाँ, मेरे को जुमलेबाज सहिष्णु और असहिष्णु कोर्ट्स में अगर बोलूँ तो उनके पास इस तरह होता है कि हिंदुस्तान ही धर्म है और धर्म ही हिंदुस्तान है, लेकिन मैं नहीं जानता।
मैं जैसे मैं बाई वर्चू तो कुछ हूँ नहीं, जन्मना जो कुछ हूँ, जो मैंने सीखा बचपन से वो करता आया हूँ। कभी कभी उससे विद्रोह भी होता है, मुझे मालूम नहीं, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। अच्छा, आपने तमाम देश के दौरे किए, तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ लगातार रहे और वहाँ के दौरे भी दिए। कुछ ऐसा यहाँ हमारे ऑडियंस को शेयर करना चाहें जो हमको एक नया रास्ता दिखाता हो, जगहों पर जाने के बाद आपने कहाँ से क्या देखा, क्या सीखा, कुछ चीजें जो आप शेयर करना चाहें लोगों के साथ। मुझे लगता है हमें हमारे अंदर जो शिष्टाचार है उसकी बहुत कमी है, खासकर सिविक सेंस की। 1988 में इसी शहर के थे उदयन शर्मा, तो हम लोग राजीव गांधी के साथ गए स्टॉकहोम, और उदयन जी के पास उनको पैसे बहुत मिलते थे, तो उन्होंने बहुत सारा सामान खरीद लिया, और उन्होंने इतना सामान खरीदा कि मुझे आतंकित ही कर दिया। उन्होंने बताया कि जब भी मैं विदेश जाता हूँ तो मैं ब्लेड खरीदता हूँ, ये खरीदता हूँ, वो खरीदता हूँ, मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। और इतना सामान हो गया कि उनके और मेरे दोनों के हाथ कटने लगे जब हम बॉल से निकले बाहर। तो एक वहाँ तो एवरेज हाइट ही 6 फुट 1 इंच है, तो बहुत ही लंबे आदमी ने मेरे झोले को झुककर पकड़ा। उसे देखा कि ये 5 फुट 6.5 इंच का नाटा सा आदमी झुका हुआ चला जा रहा है सामान से, तो मुझे लगा ये कोई उचक्का होगा, लेकिन उस शख्स के चेहरे पर बड़ी भद्र मुस्कुराहट थी, वो इंग्लिश नहीं जानता था। उसे उसकी मुस्कुराहट से मुझे लगा कि सिर्फ सामान का बोझ शेयर करना चाहता है। और उसके बाद वो सामान उसने लिया, 1-1.5 किलोमीटर तक वो पैदल गए, और फिर उन्होंने पूछा कि आपको बाएं जाना है या दाएं। हम लोगों ने बताया कि बाएं, और उनको दाएं जाना था। उन्होंने सामान दिया और चले गए। कितने साल बीत गए, 30 साल होने को आए, लेकिन मुझे ये बात आज भी याद आती है, और ख़ासकर हमारे शहर में, क्योंकि शहर में भी बदलाव हो रहा है। हमारे यहाँ जो लपके थे उनको लेके काफ़ी गंदी गंदी बातें कही जाती, जो उन्हें बदलने का काम आगरा के लोग कर रहे हैं, वो बदल भी रहे हैं। एक अभी बहुत अच्छी स्टोरी अपने अखबार में मैंने पढ़ी कि कोई पासपोर्ट भूल गया था किसी 3 व्हीलर में, और उसको उन्होंने ढूंढा, और उसके बाद ग्वालियर में जाके उस विदेशी मेहमान को उसका पासपोर्ट दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी अच्छी चीज़ों पर धूल जम गई थी, तो वो साफ़ हो रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है। पत्रकारिता का क्या लगता है, एक बहुत बड़ी बहस है कि अखबार अभी जिंदा रहेंगे लंबे समय तक या टीवी, दोनों नहीं रहेंगे। ये इसलिए नहीं रहेंगे कि वो अप्रासंगिक हो जाएंगे। एक रिसर्च है कि 2043 में संसार का आखिरी अखबार छपेगा। वो रिसर्च इसलिए नहीं है कि अखबार अलोकप्रिय हो जाएंगे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी इस तरीके से बदल जाएगी। कागज़ जो है उसकी ज़रूरत अलग तरीके से हो जाएगी, कागज़ मिलना बंद हो जाएगा। जैसे आप सोचिए राय साहब कि आज मैं आपका फ़ोन नहीं उठाता तो आप कभी मुझे नाराज़गी में चिट्ठी नहीं लिखते, आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते तो मैं चिट्ठी नहीं लिखता। हम 2 लाइन का SMS करते हैं। पहले हम चिट्ठियाँ लिखा करते थे कि आपने हमारे पिछले पत्र का जवाब नहीं दिया जो मैंने 1 साल 8 महीने पहले लिखा था। ऐसा होता था ना। तो अगर वो बदल गया तो ये मीडियम बदल जाएंगे। दूसरे टेलीविज़न के साथ भी संकट ये है कि उसके लिए आपको टीवी का बक्सा साथ लेके चलना पड़ता है। अब इसमें सब कुछ होगा, और यही क्यों, मुझे लगता है स्टेथोस्कोप भी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है BP नापने का उपकरण है उसमें भी बदलाव आएगा। अब इसमें कोई एक ऐसा ऐप है जो चलते हैं तो बता देता है 6500 कदम चले थे, अब BP भी बता देता है, दुनिया भर के काम कर देता है। तो भाई अगर ये सब यही करने लगेगा तो आप अगर ये पूछते पत्रकारों का क्या होगा तो मैं कह देता हूँ बने रहेंगे, लेकिन टेलीविजन और अखबार ये बहुत दूर जाएगी आने वाले। धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छी चर्चा, अपेक्षा से भी अच्छी शशि शेखर जी के साथ हो रही है। मैं एक जानकारी या संज्ञान में आपसे लाना चाहता हूँ। पब्लिक जर्नलिज्म जैसे आता है समय, समाज और पत्रकारिता, पब्लिक जर्नलिज्म आगरा में तो मुझे बहुत मजबूत लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अब तो आप पूरे राष्ट्र के पत्रकार बन गए हैं। मुझको कहीं न कहीं, मैं आपको आगरा आपकी धरती है, अभी आपने जैसे श्रेणी दिया लगता टू अपना संस्था का, यह बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं सेवा के तो आयाम रख रही हैं जो कि शायद देश के चुनिंदा शहरों में होंगी, लेकिन
पता नहीं कभी कभी लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इनको स्थान नहीं मिलता। वो और शहरों के लिए प्रेरणा का कार्य नहीं कर सकते। कहीं न कहीं क्या इस पर और मंथन की जरूरत है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब कहाँ तक पूरी करें साहब? लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। एक इतिहास का उदाहरण इसी शहर का। नूरजहां को रात में नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने देखा कहीं दूर एक दिया टिमटिमा रहा है। फिर अगली रात कभी नींद नहीं आई, फिर देखा कि एक दिया टिमटिमा रहा है। फिर किसी रात नींद नहीं आई तो सम्राज्ञी को लगा कि आखिर ये दिया जलता कहाँ जाता है। उस आदमी को बुलवाया उन्होंने, गांव का आदमी था। उससे उन्होंने पूछा कि भाई रात में तो कुछ चलता नहीं, निकलता नहीं, तो काहे को दिया जलाता है? तो उन्होंने कहा कि महारानी जहाँ मल्लिका, मैं दिया इसलिए जलाता हूँ कि दूर से अंधेरे से लड़ने की ताकत है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो कोई भी दिया रोशनी पूरी नहीं कर सकता, और अगर पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा, तो फिर रोशनी का महत्व खत्म हो जाएगा। क्या बात। राम इसलिए है कि रावण था, जिस दिन आप रावण को खत्म कर देंगे राम नहीं होगा। तो आप ऐसा है सब दिए जलाते रहें, अगर दिया है तो रोशनी फैल रही होगी। बहुत बढ़िया सुना आपने। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक किस्सा है जिसमें बताते हैं कि सूरज को चिंता हो गई कि जब मैं नहीं रहूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो कहीं दूर बैठे, दूर चल रहे दिए ने कहा कि गुरुदेव आप जाइए, जब तक आप लौट करके आएंगे तब तक मैं आपका काम चला दूंगा। तो ये होता है। मैं उस हिंसा से हिल गया। हम ट्रेन में अगल बगल की बर्थ पे लोग होते हैं, उनके साथ हो जाते हैं, हम जानते भी उनके कौन। हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो मुझे बताते हैं कि मुझे वहां उतर जाएंगे, कभी कोई गलत चीज सोचते ही नहीं। अब जांच जो हो रही है कि वहां से महिलाओं को उतारकर उनके साथ अपहृता की गई, तो ये वो देश है जो कि जहाँ पैदल एक सन्यासी कालड़ी नदी के किनारे से चलता था और 38 साल की उम्र में वो चला गया, लेकिन उससे पहले 4 धाम बना गया। ये वो देश है जहाँ साधुआ पैदल अकेले चली जाती थी। जैन समझो के हजारों इस तरह के लेख होते हैं, जंगलों में, चीतों में, पेड़ों, जानवरों को पार करते। तो ये 21वीं शताब्दी के भारत है, वो भी एक उस शहर में जहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा है, जहाँ रोड का नेटवर्क बहुत ज्यादा है, और जहाँ वो बड़े गर्व से कहते हैं कि नोएडा में मत लगाओ फैक्ट्री, वहाँ लॉयडा ठीक नहीं है, गुड़गांव में लगाओ, रोहतक में लगाओ, हमारे यहाँ लगाओ, वहाँ समूह की ऐसी हिंसा हो, ऐसा अनाचार हो वहाँ पर। तो ये कहीं से भी तारीफ के काबिल नहीं है। लेकिन मैं कुछ चीजों को देख रहा हूँ और आज इसके जरिए बहुत अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे जब आज तक का ऑफर मिला तो जो मुझे यहाँ सैलरी मिलती थी उसकी 5 गुनी सैलरी थी, और मैंने मना कर दिया। मुझे लगता था मुझे छोटा शहर छोड़ के नहीं जाना, इस शहर से मुझे बड़ी मोहब्बत है। डॉक्टर मुकुल चंद मेरे मित्र हैं, वो और उनकी वाइफ गाड़ी में लाद के 40 साल का था, आंसुओं से रो रहा था, मुझे छोड़ के आए। एक टेलीविजन चैनल के एडिटर को ज्वाइन कराने ले जा रही थी, किसी बच्चे को हॉस्टल छोड़ने नहीं जा रहे थे वो लोग। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि छोटे शहरों में ही हमें रहना चाहिए, बड़े शहरों में तो सब चले जाते हैं, हमारी रोजी रोटी मिल जाती है। पिछले 60-65 सालों से बहुत गड़बड़ हुई। आगरा मेडिकल कॉलेज का बहुत नाम था, जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा उसका बहुत नाम था, BHU का बहुत बड़ा नाम था, ये सारे नाम खत्म हो गए। रोजी रोटी की तलाश ने कुल 7 या 8 शहरों पर मेहरबानी अता की, बाकी जगह उनको वंचित कर दिया। और इससे क्या हुआ कि निचले स्तर पे बहुत भयंकर फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ। तो ये बुरा हुआ, लेकिन शायद इसके पीछे इस तरह का फ्रस्ट्रेशन भी है, मैं नौजवानों को उनके आसपास रोजगार का जरिया देना होगा। और बस इस 4-6 लाइनें और इस पर बोलना चाहता हूँ। अगर आप अमेरिकी शहर देखें और यूरोपीय शहर देखें तो यूरोप के सारे प्रमुख शहर रेलवे के किनारे बसे हुए, जो बाद में रेनेसा के बाद में, और अमेरिका के जो नए अच्छे शहर हैं वो सड़कों के किनारे बसे हैं। अब इस शहर से हम 3 घंटे में पहुंचते थे दिल्ली, आज मैं 2.5 घंटे में आ जाता हूँ।
ये अकेला शहर होगा जिससे कि दोनों एक्सप्रेसवे दिल्ली के लिए होंगे, लखनऊ के लिए होंगे, वगैरह वगैरह। तो जब ये परिवर्तन आएगा तो शायद लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो किसी शशेखर को 40 साल की उम्र में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बच्चों को भी धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फ्रस्ट्रेशन हमें दूर करना पड़ेगा। इस सोसाइटी ने 60-65 सालों में कुछ हमारे बीच में अलगाव के, आशंका के, नफरतों के भस्मासुर पैदा किए, लेकिन बहुत खराब हुआ, रोकटे काबे में। और कोई सवाल? बस मैं ये नहीं कहलाना चाहूँगा लोगों से कि देखिए ये 1 घंटे के सत्र को 1.5 घंटा कर गए, उन लोगों को समय की तमीज़ नहीं आगरा वालों को, इसलिए यही। लेकिन मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।